क्लास 12 अध्याय 4 प्रजनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा के अध्याय 4 जो कि प्रजनन स्वास्थ्य है यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। प्रजनन स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वस्थता की एक अवस्था है जो उत्तरदायी, सुरक्षात्मक व संतुष्ट प्रजनन जीवन के लिए होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। According to WHO, reproductive health defined as a well-being in all aspects of reproductions. That means physical, emotional, behavioral and social. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तभी हम लोग प्रजनन स्वास्थ्य की अवस्था में कहलाएंगे जब हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ जो हैं ये सभी मायने में क्या हों, हेल्दी हों, जैसे कि आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यावहारिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्वास्थ्य ये सभी के सभी क्या हों, वेल हों, तो तब इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हम लोग जो है उस अवस्था को प्रजनन स्वास्थ्य की अवस्था कहते हैं। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन इंडिया, परिवार नियोजन की जो शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में भारत में हुई थी। हम लोग आगे देखें कि प्रजनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग किस किस मायने में जो है इसको हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं उपयोग में। तो नंबर 1 है स्वास्थ्य एवं संतुष्ट जीवन के लिए, क्या स्वस्थ एवं संतुष्ट जीवन जीने के लिए। दूसरा है प्रजनन से संबंधित जानकारी के लिए, यानी कि सेक्स एडुकेशंस के रूप में या रिप्रोडक्टिव एजुकेशन से जुड़े समस्याओं को जो है हम लोग इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है प्रजनन अंगों के संक्रमण को रोकने के लिए, जो भी आपके क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इन्फेक्ट ना हो, वो किसी तरह से जो इफेक्टिव ना हो, प्रभावित ना हो। तो इन सारी चीज़ों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान के लिए जो सही जानकारी है वो चाहिए। इससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पर रोक लगा सकते हैं। चौथा है शिशु योजना अपनानी चाहिए, यानी फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक साधनों के साथ साथ जो है उनका पोषण अच्छी तरह से हो सके। प्रजनन स्वास्थ्य एक सामाजिक मुद्दा है। क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है जिसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं। यानी कि पहला जो हम लोगों का है वो है सेक्स एजुकेशन, यानी कि यौन शिक्षा है, संबंधित है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन जनित या संचारित रोग है। और तीसरा जो है हम लोगों का वो है जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि पॉपुलेशंस कंट्रोल्स। तो जिसमें पहला हम लोगों सेक्स एजुकेशंस, देखिए किशोरावस्था से ही बच्चे अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की सही जानकारी, सेक्स ऑर्गन्स की बनावट और क्रिया विधि का ज्ञान बहुत कम ही देशों में दिए जाते हैं। परिणामतः वे जनन अंग को या तंत्र को शरीर का एक मनोरंजन अंग मान लेते हैं और सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। इससे शारीरिक व मानसिक के साथ साथ जो है सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। भारत में भी कई वर्षों से यौन शिक्षा के संबंध में विचार किया जा रहा है। आगे हम लोग देखें कि यौन संचारित रोग, जिसे हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स इत्यादि रोग प्रजनन अंगों से क्या है, संबंधित हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहलाते हैं, अर्थात ये पुरुष तथा स्त्री में जननांगों के रोग हैं जो शरीर में धीरे धीरे फैलकर प्राणघातक हो सकते हैं। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा लैंगिक संबंध स्थापित करने से संचारित होता है या फैलते हैं। इसे हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं, अर्थात ये पुरुष तथा स्त्री में जननांगों के रोग हैं जो शरीर में धीरे धीरे फैलकर प्राणघातक हो सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें कि यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति जो कि संचारित रोग से पीड़ित हैं उनके खून को एक स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाने से भी होता है। यह रोग हाथ मिलाने, साथ साथ सोने, एक साथ खाने पीने या अन्य फिजिकल संपर्क के द्वारा, जैसे कि हाथ मिलाने, किस करने इत्यादि से नहीं फैलते। आगे हम लोग बढ़ें कि इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण के रूप में जननांगों पर घाव एवं दानों जैसे घाव उत्पन्न होने लगते हैं। इलाज के बाद ये
बीमारी जो है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन सही इलाज अगर सही समय पर नहीं हुआ तो 20 से 30 वर्षों में यह शरीर को बहुत गंभीर रूप से शरीर को हानि पहुंचाता है या पहुंचा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल पिछले 50 वर्षों में एशिया के अधिकांश देशों में 2 गुनी से भी अधिक आबादी हो गई है, जिससे अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पॉपुलेशंस represents the total number of individuals of a species living in an areas. The rapid increases in populations over a relatively short time periods is called populations explosion, जिसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कम ही समय में क्या होते हैं, अगर पॉपुलेशंस जो है ज़्यादा या अधिक संख्या में हों तो इस तरह के जो पॉपुलेशंस जो बढ़ रहे हैं इसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1951 ईस्वी में पहली बार परिवार नियोजन का जो है कार्यक्रम आरंभ हुआ था। जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है। उसके बाद है CVS क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग और नेटैलिटी बर्थ रेट यानी कि जन्म दर जिसको कहते हैं, मोर्टैलिटी जो है वह डेथ रेट है जिसे हम लोग मृत्यु दर भी कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण तो कौन कौन से कारण हैं, तो नंबर 1 में है मृत्यु दर में कमी होना, लंबा जीवन काल का होना, अकाल की अनुपस्थिति होना, समय से पूर्व विवाह का होना और शिक्षा में कमी या शिक्षा की कमी होना जो है वह जनसंख्या वृद्धि के जो है बढ़ने के कारक में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वो जनसंख्या वृद्धि को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। आगे कि जनसंख्या नियंत्रण के तरीके है ना, पॉपुलेशंस कंट्रोल के कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो नंबर 1 है प्राकृतिक विधि, दूसरा अवरोधक विधि है, तीसरा है रासायनिक विधि, आगे है अंतःगर्भाशयी विधि, गोलियां हैं, आपातकालीन विधि है और सर्जरी विधि है। वे विधियां जो जीवन की उत्पत्ति में रुकावट डाले या गर्भधारण को रोक दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रासेप्शन कहते हैं। और उसमें प्रयोग की जाने वाली युक्तियां यानी कि जो भी मेथड्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रासेप्टिव कहेंगे। जैसे कि कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ औजार हैं जो कि गर्भधारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो कि बच्चे उत्पन्न करने में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। अगर क्या हो कि गर्भ निरोधक जो क्या करते हैं, मददगार होते हैं फैमिली प्लानिंग्स के लिए, तो वो कैसे होनी चाहिए, तो पहला है हम लोगों का यह आसानी रूप से मिलना चाहिए या उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है कि यह आरामदायक तथा इको फ्रेंडली हो, यह जो है ना ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है यह क्या हो, किसी भी प्रकार का जो है साइड इफ़ेक्ट ना करता हो और हम लोगों के पर्यावरण के लिए भी यह क्या हो, इको फ्रेंडली हो, यह पर्यावरण को किसी भी प्रकार से जो है प्रदूषित या किसी भी प्रकार का जो है हानि ना पहुंचाता हो। तीसरा है साइड इफ़ेक्ट ना हो, इनका जो है प्रतिकूल प्रभाव हम लोगों के शरीर पर ना पड़े। और चौथा है गर्भधारण को रोक सकें यानी कि इफ़ेक्टिव हो, जिसके लिए हम लोग कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या हो पॉपुलेशंस कंट्रोल पर कि बच्चे क्या हो कम आए, जिसे हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नंबर पहला है वो है प्राकृतिक विधि, जिसे हम लोग नेचुरल मेथड्स कहते हैं। इस विधि में नर तथा मादा आपस में नहीं मिलते हैं या संभोग ना करें तो गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला है कि अवरोधक विधि, जिसे हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरुष के द्वारा स्पर्म छोड़ा जाता है, जिसको स्त्री ग्रहण करने के बाद निषेचित या निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिससे गर्भधारण होता है। इस अवरोधक विधि में स्पर्म को रास्ते में ही रोक दिया जाता है। इस विधि में कंडोम, डायफ्राम, फेमिडोम इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इनकी संरचना एक नलाकार संरचना वाली होती है जो कि लेटेक्स की बनी होती है, मुख्य रूप से जो है जैसे कि रबर जैसी संरचना होती है, तथा संयोग के दौरान स्पर्म को मादा योनि में जाने से रोकता है। यह प्रायः सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी फैलने से क्या करता है, ये रोकते हैं। जैसे कि आपके क्या फीमेल कंडोम्स हैं, इस तरह के नंबर 1 पहला में है मेल कंडोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निरोध इज ए पॉपुलर कंडोम्स यूज्ड बाय मेल, पुरुषों के द्वारा जो है प्रचलित जो है कंडोम है उसका जो वर्णन किया गया है हम लोगों के कोर्स में निरोध। और फीमेल कंडोम्स जो है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमिडोम कहते हैं। सर्वाइकल
caps diaphragm. It is also made up of rubber and inserted into female reproductive tract to cover the cervix during intercourse. यानी कि जो है कैप्स है, डायफ्राम्स हैं, ये सब भी क्या है, रबर और मेटल से जो है बने हुए होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग संभोग के दौरान, इंटरकोर्सेस के दौरान, जिससे क्या होता है मीटिंग ना हो, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो, जिस वजह से जो है बच्चे के आने के चांसेस जो है वह बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट्स कंट्रासेप्शंस बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स, यानी कि वह क्या होता है, आगे की जो प्रक्रिया है नर और मादा युग्मक मिलने की, स्पर्म्स और एग्स के मिलने की, वह बाधित हो सके। ठीक, अगला है हम लोगों का रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स। इस विधि में कुछ क्रीम्स जैसे कि जेली, झाग वाली दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पुरुष का स्पर्म्स क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे हम लोग स्पर्मिसाइड्स भी कहते हैं। स्पर्मिसाइड्स मतलब होता है स्पर्म्स को क्या किया जाना, किल कर दिया जाना, जैसे कि आपके डेफ्लॉन हो गए, वॉलपर पेस्ट हो गए, ये सब के सब क्या है, रासायनिक विधि यानी कि केमिकल्स मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े कि आंतरिक या अंतः गर्भाशयी विधि या युक्तियाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। यह प्रायः जननांगों के अंदर उपयोग की जाने वाली युक्तियां हैं, जो प्रायः प्लास्टिक, धातु तथा दोनों के संयोग से बनी होती है। यह गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय में प्रवेश कराई जाती है। इनका आकार प्रायः जो है चक्राकार, धनुषाकार या चादरनुमा होता है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी 375, ये सब के सब क्या हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, जिनका इस्तेमाल कंट्रासेप्शन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल पाइल्स जो हैं, इस विधि में क्या होता है, दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग करा जाता है, जो कि मासिक चक्र के 5वें दिन के आरंभ करते हुए 21वें दिन के लिए मुंह में ली जाती है। जैसे कि इसमें कॉमन ओरल पाइल्स में है आपका माला डी, सहेली, जो कि बहुत आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी जो है मुफ्त में दी जाती है महिलाओं को। सहेली इज ए न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल that contains a non-steroidal preparations called centracroman। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपातकालीन, जिसे हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस कहते हैं, यह असुरक्षित यौन संबंध या अनचाहे गर्भ से बचने का तरीका है। इसमें ओविडॉन, अनवांटेड 7-2 इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग मॉर्निंग आफ्टर पाइल्स भी कहते हैं। जब कभी क्या होता है, अनचाहे गर्भ होता है, जैसे कि रेयर कंडीशंस में क्या होता है, बिना चाह के ही क्या होता है, जब नर और मादा जो है संयोग करते हैं, तो इस कंडीशंस में जो है स्पर्म और एग्स अगर मिले, तो इस कंडीशंस में अगर क्या बच्चे पाने की चाह नहीं है, तो इस कंडीशंस में जो है ना इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पाइल्स भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़े कि सर्जिकल विधि, यानी कि सर्जिकल मेथड्स। इस विधि को हम लोग परिवार नियोजन का जो है टर्मिनल मेथड्स कहते हैं, टर्मिनेशंस मेथड्स भी कहते हैं। यह परिवार नियोजन का अस्थाई उपचार है ना, यह परमानेंट जो है फैमिली प्लानिंग का जो है मेथड्स है। इस विधि के बाद शिशु प्राप्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह एक क्या है, सर्जरी विधि है। इसमें नर में स्पर्म्स का मार्ग और स्त्री में अंडवाहिनी का मार्ग जो है ना वो अवरुद्ध कर दिया जाता है, ब्लॉकेज कर दिया जाता है। इसे जो है पुरुषों में हम लोग वैसेक्टोमी और मादाओं में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि अगर मेल अगर क्या करे, सर्जरी कराए, जिसको हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, तो अगर ऐसा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी कहेंगे। और महिलाएं जब ये प्रक्रिया होगी, महिलाओं में संक्रिया होगी, ऑपरेशंस मेथड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसीज, यानी कि MTP एक्ट जो है 1971 ईस्वी में आया। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD आर द इन्फेक्शंस दैट आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जो क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो इन्फेक्ट होती हैं, वो पास्ड होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसके द्वारा, तो संबंध बनाने से, यौन संबंध रिलेशनशिप बनाने से विथ अननोन पर्सन और विद मल्टीपल पर्सन से। तो इस तरह से क्या होता है, जो बीमारी लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, जैसे कि आपके एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस।
इत्यादि क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं कि जनन अक्षमता, जिसे हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, इनमें पुरुष भी या स्त्री भी शिशु उत्पन्न करने की क्षमता जो है ना वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है ना। तो जिसे इस कंडीशंस को, अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बांझापन कहते हैं या स्टेरिलिटी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन अक्षमता की अवस्था कहते हैं। लोग जनन अक्षमता कहते हैं स्त्री एवं पुरुष वो दोनों में पाए जाने वाले दोषों के कारण होता है। पुरुष में अगर जनन अक्षमता की बात की जाए तो किन किन वजह से होता है, जिसमें से पहला हम लोगों का है वो है स्पर्म की अनुपस्थिति का होना, जिसे हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा है स्पर्म की संख्या में कमी, जिसे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और शुक्राणु की कम गतिशीलता, अगर कैपेसिएशंस क्या हो, कम हो, पुअर हो, तो इससे भी क्या हो सकते हैं, एक मादा को जो है कंसीव होने में समस्याएं उत्पन्न होंगे। चौथा है शुक्रवाहकों या शुक्रवाहिनिकाओं का जो क्या होता है, रुकावट, यानी अगर कहीं ब्लॉकेज है तो इस तरह से जो है ना स्पर्म्स और एग्स में मीटिंग होना जो है ना क्या है, चांसेस कम होते हैं, जिससे एक नए बच्चे आने के आसार जो है ना वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। आगे है कि स्त्रियों में जनन अक्षमता का क्या क्या कारण हो सकता है। तो यह जो है जनन अक्षमता जो है, यह हम लोग कह सकते हैं कि यह जनन सक्षम वह मादा होती है जो प्रत्येक चक्र पर नियमित अंडोत्सर्जन करती है एवं इससे अंडा प्रजनन मार्ग से गुजरता है, जो शुक्राणु के सरल मार्ग के लिए दशाएं विकसित करता है। वह निषेचित अंड को गर्भरोपण हो जाता है। स्त्रियों में जनन अक्षमता निम्नलिखित कारण की वजह से होती है। तो एक स्वस्थ मादा क्या करती है, प्रत्येक महीने में अंडे रिलीज करती हैं। वो क्या होती हैं, अगर वो मेटिंग करें तो एक जाइगोटिक सेल्स बनते हैं, जिससे जो है भ्रूण बनेंगे। भ्रूण जो है विकसित होकर एक शिशु बनाएंगे। अगर क्या हो कि ये सारा प्रोसेस जो है इसमें क्या हो जाए, रुकावट पैदा हो जाए, या किसी वजह से जो है अंडे रिलीज़ ना हो, या किसी वजह से वह रास्ते में ही ब्लॉकेज कर जाए, या किसी अन्य वजह से, या हार्मोन्स की वजह से, तो एक जो है महिलाएं जो है वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं। तो यह किन किन कारणों से जो है यह असमर्थता, जिसे हम लोग जनन अक्षमता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, वह इसका किन किन वजह से हो सकती है। तो हम लोगों का पहला है वो है एज रिलेटेड फैक्टर, यानी कि आयु से संबंधित समस्याएं या जुड़ी जो है समस्याएं जो है इन पर भी ये निर्भर हो सकती हैं। दूसरा है गर्भाशय का जन्मजात खराब होना, यानी कि जो यूटेरस हैं अगर वो सही तरह से डेवलप ना हो तो इस तरह से भी जो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है अंड का मुक्त ना होना, यानी कि अंड ही अगर रिलीज ना करें तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं। चौथा है फैलोपियन नली, अंड को प्राप्त करने में असमर्थ होना, जब रिसेप्टिव ही नहीं होगा फैलोपियन नलिका के द्वारा तो इस तरह से जो है वह इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं। एंडोमेटेरियम का वीक होना, तो इस तरह से भी जो है एक नए शिशु या एक नए संतति को नहीं बनाया जा सकता, एक ग्रो नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। छठा है भ्रूण का एंडोमेटेरियम में इम्प्लांट ना होना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग इम्प्लांटेशन भी कहते हैं, या इसे हम लोग हिंदी में बोले तो प्रत्यारोपण कहते हैं। अगर वो क्या हो, भ्रूण इम्प्लांट नहीं हो एंडोमेटेरियम में जो आपके गर्भाशय के अंदर भित्ति हैं, तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, एक भ्रूण जो है एक नए संतति या एक नए बच्चे जो है बनने में असमर्थता होगी। तो जो है भ्रूण का एंडोमेटेरियम में इम्प्लांट ना होना, सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं अगर प्रत्यारोपित ना हो तो इससे जो है एक नए शिशु, एक नए बच्चे का विकास असंभव है ना। सातवां है हार्मोन्स की अपूर्णता के कारण, यानी कि अगर क्या हो हार्मोनल डिफिशियंसी हो तो इस तरह से भी जो है मादाएं वो क्या हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं। आगे है कि अगर क्या हो ये सारी समस्याएं हो, चाहे वो पुरुष के द्वारा हो या स्त्री के कारण हो, तो होता क्या है कि अगर क्या हो दोनों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाएं जिम्मेदार होती हैं, पुरुष जिम्मेदार होते हैं इनफर्टिलिटी के कारक को बढ़ाने में, तो यहाँ पर तो नर और मादा दोनों हो सकते हैं। तो अगर इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है ना कुछ सहायक प्रजनन तकनीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि किन किन कारणों से जो है हम लोग इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो पहला है आईवीएफ, जो कि बहुत ही प्रचलित विधि है। इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर निषेचित व भ्रूण का स्थानांतरित कर देते हैं। इसे हम लोग शिशु परखनली के नाम से भी जानते हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे है ZIFT, गैमिट इन फैलोपियन ट्रांसफर। ZIFT, जाइगोट इन फैलोपियन ट्रांसफर्स। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। और है मीसा, माइक्रोसर्जिकल एपिडाडर्मल स्पर्म्स एस्पायरेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली, शिशु परखनली क्या है। तो प्रयोगशाला के अंदर होने वाला निषेचन एक तकनीक है जो माँ के शरीर के बाहर कांच के पात्र में किया जाता है। इसमें बहुत ही नवजात शिशु को या भ्रूण का जो है माँ के गर्भ में रोपण करते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज लुइस जॉय ब्राउन। सबसे जो पहला दुनिया में जो सबसे पहले जो बनाया गया था, जो तैयार किया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी जो आए थे दुनिया में, उनका क्या नाम है, लुइस जॉय ब्राउन है, जिनका जो जन्म हुआ था वो 25 जुलाई 1978 ईस्वी में, जो कि ऑल्डहम। द इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज कुमारी हर्षा। और जो भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया गया था, उनका जो नाम है वह है कुमारी हर्षा। और उनका जो जन्म हुआ था 6 अगस्त 1986 ईस्वी में। कब? 6 अगस्त 1986 ईस्वी में, जो कि कैम हॉस्पिटल, जो कहाँ है, मुंबई में है। तो आपको याद रखने हैं कि द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है नाम, लुइस जॉय ब्राउन, जो कि 1978 ईस्वी में जो है IVF किया गया था। और जो इंडिया का है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वह है कुमारी हर्षा, जो कि 1986 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोगों का है वो ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो कुछ जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कि टर्म पूछा जाता है कि ZIFT का पूरा नाम बताएं, ART का पूरा नाम बताएं, ZIF। इस तरह से जो है ना ऑब्जेक्टिव्स में सवाल पूछे जाते हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है, तो वो है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। आगे है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है गर्भवतियों के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, परीक्षण है, एक टेस्ट है, जिसमें एमनियोटिक द्रव के नमूने की पहचान की जाती है। और एमनियोटिक द्रव जो कि पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है, जो भ्रूण को घेरे रखता है और उनकी रक्षा करता है, प्रोटेक्शंस करता है। इस द्रव में जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिससे कि भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है इसमें शिशु की जन्म दोष या आनुवांशिक विकार की जो है जानकारी भी मिलती है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है हम लोग जांच क्यों कराएंगे, तो एमनियोसेंटेसिस जांच क्यों करवाई जाती है? यह जांच आमतौर पर उन महिलाओं को कराने की सलाह दी जाती है जिनके गर्भस्थ शिशु को जन्म दोष का खतरा रहता है, एवं इनसे ये महिलाएं शामिल हो सकती हैं। जैसे कि गर्भवती महिला की उम्र अगर 35 या उससे अधिक हो तो इस तरह से जो हम लोग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जन्म दोष या अन्य समस्याओं के बारे में पता चलना। तीसरा कि पिछली किसी प्रेगनेंसी में शिशु का जन्म दोष के कारण पैदा होना। तो हम लोग जो है आनुवंशिक विकारों का पारिवारिक इतिहास, अगर क्या है किसी वजह से जो है ना किसी अंगों का सही तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, अगर किसी वजह से उसमें क्या आ रही हैं, कुछ विकृतियाँ आ रही हैं, तो हम लोग जो है इस तरह के टेस्ट को जो है कर करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, जो शिशु है, वह पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं RH तरह के ब्लड प्रोटीन्स, जिसे हम लोग RH फैक्टर्स भी कहते हैं, जो प्रोटीन का बच्चे से मेल ना खाना, जिसको हम लोग RH इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। इसके कारण माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं पर ही हमला करती है। आगे हम लोग देखें कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जिसे हम लोग CDRI कहते हैं, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में अवस्थित है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है। ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस हैं। और ZIFT यानी गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इस तरह से जो है ना पूछे जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स टाइप के। ऐसे बता दें कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। ZIFT का पूरा नाम बताएं तो गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर्स। उसके बाद आ जाइए कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, यह क्यों किया जाता है। आगे जो है आपके कुछ जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताएं
है ना। और पुरुष और स्त्री जो हैं वह जनन अक्षमता के कारण या जो है जनन अक्षमता को परिभाषित करें। एमटीपी क्या है, यह जो है एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1971 ईस्वी में लागू हुआ था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है पुरुषों में जो है क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड्स किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और स्त्रियों में जो है वो क्या कहते हैं। और लॉन्ग के लिए जो है आप ये भी सवाल याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परिवार नियोजन क्या है और इनके क्या क्या मेथड्स हैं, ये आपको लिखने हैं। और एन आइडियल कंट्रासेप्टिव किस तरह के हो सकते हैं, तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन सवाल ये कि परिवार नियोजन क्या है और यह जो है ना इनकी कौन कौन सी विधियां हैं, ये जो है आपके बोर्ड्स परीक्षा में बहुत बार पूछे भी गए हैं। किस तरह से कि प्रजनन जो है और एक यौन शिक्षा यानी कि हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या स्कूलों में जो है ना शिक्षा जो है सेक्स एजुकेशंस ये ज़रूरी है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, ये आपको जो है आपके एनसीईआरटी में भी ये सवाल है। उसके बाद है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं, जैसे कि आपका एड्स है, उनके कारण जो है, उनके क्या लक्षण है, उनको हम लोग किस तरह से क्या करें, उनका क्या इलाज है, तो ये सब चीज़ें जो है एग्जामिनेशंस में जो है पूछी जाती हैं। और एक सवाल की जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या समझते हैं और यह भारत में कब आया था और इनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये बहुत ही जो है कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछी भी गई हैं। तो इस तरह से जो है आपको जवाब देने, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है आप अपने कॉपी पर नोट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में।